Hey everyone, welcome to the fourth and final part of the chapter जर्नल। यार मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि सर चैप्टर बहुत लंबा हो गया है। हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी इस चैप्टर के कर चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 घंटे हम स्पेंड कर चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर पे। और आज का पार्ट भी जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे का होने वाला है, उसको मिला के हो जाएंगे 4 घंटे। तो एक चैप्टर के लिए 4 घंटे, यार आई नो थोड़े से ज्यादा है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से पढ़ाऊं और काम चल जाए। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में पढ़ाऊं और साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊं, क्योंकि न्यूमेरिकल चैप्टर में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा, हम अपने पिछले 3 चैप्टर्स में मिला के ऑलमोस्ट 40 एंट्रीज की प्रैक्टिस कर चुके हैं, और आज की इस वीडियो में ऑलमोस्ट 10 एंट्रीज की प्रैक्टिस हम और कर लेंगे। तो डिटेल में कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ 50 जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करना, यार आई थिंक इसके लिए 4 घंटे देने बनते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा सजेशन ये है। और देखो, इसके साथ अगर आपने कुछ जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस अपने एंड पे भी कर ली ना, लिख के होमवर्क में कर ली, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको जर्नल के चैप्टर में अनबीटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो माई सजेशन इज हैव पेशेंस, गो स्लो बट गो स्ट्रॉन्ग, तभी आगे के चैप्टर्स में मजा आने वाला है। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। देखो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन वैसे बहुत ही, मतलब इसको हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज है। जैसे आप कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हो, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी वैसे वैसे ही किए जाते हैं। जब आपके पास से कैश जाता है या कैश आता है, तो आप कैश अकाउंट को इन्वॉल्व करते हो। उसी तरीके से जब आपके पास पैसा बैंक में आ रहा है या बैंक से जा रहा है, तब आप बैंक अकाउंट को इन्वॉल्व कर दोगे। बट ना, इसमें 2-3 आइटम्स ऐसे हैं, 2-3 ट्रांजैक्शंस इस तरीके के होते हैं जिसमें एक नई चीज इन्वॉल्व हो जाती है, और इसीलिए हम इस टॉपिक को सेपरेटली पढ़ रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो चलो पहले तो ये देख लेते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर ट्रांजैक्शन इन विच मनी इज रिसीव्ड, आपके पास या तो पैसा आ रहा है, और पेड थ्रू अ बैंक अकाउंट। ठीक है, जैसे आपके पास रोकड़ा कैश में आपके गले में पड़ा रहता है, उसी तरीके से अगर कैश आपका बैंक में पड़ा है, तो उसको हम बोल देते हैं बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। तो आप दो, मतलब इस अकाउंट के ना 2 नाम हो सकते हैं, या तो आप सिंपली बैंक अकाउंट लिख दो, या फिर आप बोल सकते हो कैश एट बैंक, यानी कि हमारा कैश जो बैंक अकाउंट में रखा है। और जैसे कैश आपका बिजनेस का एसेट होता है, उसी तरीके से बैंक भी आपके बिजनेस की एसेट होती है। इसलिए जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट के लिए या फिर कैश एट बैंक अकाउंट के लिए, हम एसेट वाले रूल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो वैसे तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन 2-3 ट्रांजैक्शंस इस तरीके के होते हैं, जैसे कि आपके पास चेक आया, लेकिन आपने उसी सेम डे पे उस चेक को बैंक में जमा नहीं करवाया। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, हम एग्जांपल के साथ देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जब आपने चेक को बैंक में जमा करवाया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर होता क्या है, डिसऑनर होना होता क्या है, और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि बैंक डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट कर देता है, माइनस कर देता है, या फिर निकाल लेता है। उस केस में वो कौन से केसेस होते हैं और उन केसेस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे बस एक चीज याद रखना, हम बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, बैंक लोन अकाउंट की बात नहीं कर रहे। बैंक अकाउंट एसेट है, बैंक लोन लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी की अकाउंटिंग तो हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं, हम यहां पे कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, उसको सीखने वाले हैं। चलो पहले एग्जांपल से चलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास एक केस है, मैं आपको वैसे ही एक एग्जांपल सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि यहां पे लिखा क्या है। मिस्टर राहुल है, जिनसे हमें कुछ पैसा लेना है, यानी कि वो बिजनेस के डेटर हैं, एसेट है। ठीक है, उनसे हमें 50,000 रुपए लेना है। 1 अप्रैल को उन्होंने हमें 50,000 रुपए का एक चेक लिख के दे दिया। ठीक है, और लेकिन हुआ क्या कि हमने एक ही 1 अप्रैल को ही उस चेक को बैंक में जमा नहीं करवाया। देखो, जब तक चेक को बैंक में जमा नहीं करवाया जाएगा, तब तक आप बैंक अकाउंट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो चेक बैंक तक पहुंचा ही नहीं है अभी तक। तो इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेक्स इन हैंड अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए। सर, राहुल के यहां से पैसा आया है, तो राहुल अकाउंट तो इन्वॉल्व हो ही गया होगा। बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो चेक अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा है। तो हम इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसका नाम होगा चेक्स इन हैंड अकाउंट। ठीक है,
क्लासिफाई करो इन अकाउंट्स को। देखो राहुल बिजनेस का डेटर था, डेटर होते हैं एसेट्स, तो यहां पे एसेट्स आ गया। चेक्स इन हैंड भी बिजनेस का एसेट है, क्यों? क्योंकि उस चेक का यूज करके आप फ्यूचर में पैसा ले सकते हो अपने पास, तो ये भी बिजनेस की एक एसेट हो जाएगी। अब देखो राहुल से पैसा मिलना था जो कि मिल गया, तो डेटर के बैलेंस को हमें कम करना है, राहुल के बैलेंस को कम करना है, यानी कि एसेट हो गई हमारी डिक्रीज। लेकिन चेक्स इन हैंड हमारी एसेट है, हमारे पास चेक्स इन हैंड आगे, चेक्स आ गए, यानी कि चेक्स इन हैंड का बैलेंस बढ़ गया, तो ये हो जाएगा इंक्रीज। अब सिंपल रूल्स अप्लाई करने हैं। एसेट जब भी डिक्रीज होती है तो देखो यहां पे क्या लिखा है, ए एसेट इंक्रीज हो तो आप उसको डेबिट करते हैं, तो इसलिए राहुल का अकाउंट, सॉरी हाँ, तो बढ़ने पर डेबिट किया जाता है, तो कम होने पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो राहुल का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और चेक्स इन हैंड अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, क्रेडिट राहुल अकाउंट, डेबिट चेक्स इन हैंड अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट समझने का था। उसके अलावा जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट करनी है वो तो हमें बताइए यार। चलो जर्नल एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। ये है हमारा, देखो 2026 को ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 1 अप्रैल को। क्या डेबिट करना है, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे पास पैसा आ गया 50,000 रुपए। अभी तक हम बैंक तक नहीं पहुंचे क्योंकि चेक्स हमारे पास ही पड़े हैं, हमने बैंक में जमा नहीं करवाया। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। बस ये हमारी नरेशन हो गई। चलो अब वापस हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रांजैक्शन पे। दूसरे ट्रांजैक्शन में हुआ क्या, देखो 1 तारीख को हमें चेक मिल गया था, हमने 3 तारीख को वो चेक बैंक में जमा करवाया, यानी कि 2 दिनों के बाद करवाया। ठीक है, अब देखो अब राहुल इन्वॉल्व नहीं होगा ट्रांजैक्शन में, क्योंकि राहुल से जितना पैसा लेना था वो हमें मिल चुका है। हमारे पास एक तरफ चेक्स पड़े हैं अपने पास, जिसको हमने उठा के बैंक में जमा करवा दिया, तो एक तो चेक्स इन हैंड अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा और एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। यही हमारी सबसे पहली स्टेप है, चेक्स इन हैंड और दूसरा बैंक। क्लासिफाई करो, दोनों ही बिजनेस की एसेट है। चेक्स इन हैंड क्योंकि इससे पैसे मिलने वाला था हमें, वो भी एसेट थी। बैंक अकाउंट यानी कि बैंक में जो हमारा पैसा पड़ा होता है या पैसा अब जो जाएगा वो भी बिजनेस की एसेट है, तो ये हो जाएंगे दोनों के दोनों एसेट। चेक्स इन हैंड कम हो रहे हैं हमारे पास, पहले बड़े थे जब हमारे पास आया था, अब हमने उसको बैंक में जमा करवा दिया तो वो कम हो गए। बैंक अकाउंट बढ़ गया क्योंकि पैसा वहां पे गया है, तो ये दोनों इंक्रीज हो जाए, ये वाला इंक्रीज हो जाएगा। चेक्स इन हैंड को हम क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। पता लग गया, बस अब इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है। बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और चेक्स इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट करना है। चलो हम चलेंगे जर्नल के फॉर्मेट में और लिखेंगे यहां पे तारीख 3 अप्रैल, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड अकाउंट ये है 50,000 रुपीज। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, चलो जी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट में हमने क्या बोला था, क्या हुआ है, देखो यहां पे क्या हुआ, 5 तारीख को मेरे को राहुल से चेक मिला था, मैंने उस चेक को बैंक में जमा करवा दिया। बैंक से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि सर आपने जो हमारे पास चेक जमा करवाया था मिस्टर राहुल का, वो चेक डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर का मतलब क्या होता है, देखो राहुल ने 50,000 रुपए का चेक दिया मुझे, तो ट्रांजैक्शन, और वो चेक मैंने बैंक को दे दिया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक मिस्टर राहुल के अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। यही होता है बैंक का मतलब, चेक का मतलब। व्हाट इफ राहुल के अकाउंट में है ही सिर्फ 40,000 रुपए, अब 40,000 रुपए में से 50,000 रुपए तो निकल नहीं सकते, तो बैंक मुझे बोलेगा कि बॉस राहुल के अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है 50,000 रुपए कि मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकूं, इसलिए ये चेक डिसऑनर हो गया। मतलब जिसने चेक दिया है उसके अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं है कि वो चेक मैं आपके अकाउंट में डाल सकूं, तो उस केस में वो चेक हो जाएगा डिसऑनर। ठीक है, अब देखो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो चेक्स इन हैंड तो खत्म हो गया, चेक्स हमारे पास आए थे तो हमने चेक्स इन हैंड में उसको बढ़ा लिया था, फिर वो चेक्स हमने बैंक में जमा करवा दिए, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट तो खत्म हो गया। अब क्या हुआ, देखो 50,000 रुपए हमें राहुल से लेने थे, उसने चेक दिया, तो हमने राहुल के बैलेंस को खत्म कर दिया था, कम कर दिया था।
लेकिन अब वो चेक डिसऑनर हो गया तो हमें राहुल के बैलेंस को वापस बढ़ाना पड़ेगा 50,000 रुपए से, क्योंकि अभी वापस डेटर बन गया है वो बिजनेस का। 50,000 रुपए का चेक उसने जो दिया था वो नहीं मिला हमें, वो हमारे बैंक में उसका पैसा नहीं आया, तो हम वापस से राहुल के बैलेंस को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो एक तो राहुल अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, दूसरा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने 50,000 रुपए से अपने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, लेकिन वो एक्चुअली में तो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि पैसा आया ही नहीं हमारे अकाउंट में, तो हमें वापस से 50,000 रुपए से अपने बैंक के बैलेंस को कम करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए? पहला तो बैंक अकाउंट, दूसरा राहुल अकाउंट। बैंक अकाउंट जो बढ़ाया था उसको कम करना है। ठीक है, तो ये दोनों एसेट है। पहली बात तो बैंक अकाउंट भी बिजनेस का एसेट है, और राहुल जो डेटर है, डेटर भी बिजनेस के एसेट होते हैं। ठीक है, बैलेंस जो हमने बैंक का बढ़ाया था उसको हमें कम करना है, तो इसको हमें डिक्रीज करना है। राहुल का बैलेंस जो हमने पहले कम कर दिया था, ये मानते हुए कि वो जो चेक उसने दिया है वो हमें मिल जाएगा, लेकिन वो मिला नहीं, तो वापस इसके बैलेंस को हमें बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा इंक्रीज। जब भी एसेट डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और राहुल एसेट यानी डेटर के बैलेंस को हमें बढ़ाना है, तो इसको हमें करना है डेबिट, डेबिट हो जाएगा राहुल अकाउंट। ठीक है, यहां पे देखो मैंने आपके लिए एक नोट भी डाल दिया है, व्हेन ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया, तो अमाउंट अगेन बिकम्स रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर, यानी कि बंदे से जो हमें पैसा मिलने वाला था वो वापस हमें उससे लेना है, क्योंकि पहले वाला जो उसने चेक या पेमेंट किया था वो क्लियर ही नहीं हुआ। इसीलिए राहुल जो है वो वापस बिजनेस की एसेट बन जाता है, और इसीलिए एसेट को इंक्रीज करने के लिए हमें उसको डेबिट करना होता है, इसलिए हमने राहुल के अकाउंट को डेबिट किया था। क्लियर है? चलो अब इसकी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। हमें सिंपली राहुल के अकाउंट को डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। चलो, और ये हुआ सब है 5 तारीख को, 5 अप्रैल। राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल गॉट डिसऑनर्ड। सिंपल, बस हमें हमें ये लिखना होता है कि हुआ क्या है एक्चुअली ट्रांजैक्शन में। ठीक है, चलो जी, अब हम अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। उसमें क्या हुआ है, देखो ये वो वाली ट्रांजैक्शन है। बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है। ठीक है, क्या क्या सर्विसेज देता है सर? जैसे मान लो आपके आपके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा आया या गया, उसका आपके पास मैसेज आता है, वो एक सर्विस है। बैंक आपको एटीएम की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैंक आपको चेक्स की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ये सब जो है बैंक वो ये सब चीजें बैंक आपको एज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इसके लिए बैंक कुछ पैसा आपसे रिकवर भी करता है, जैसे उसको कहते हैं बैंक चार्जेस। अब देखो बैंक चार्जेस लेने के लिए ना बैंक आपके घर तक तो आता नहीं है, वो क्या करता है, वो सिंपली आपके अकाउंट से महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जितना भी उसको डिडक्ट करना होता है ना, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट से निकाल देता है पैसा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, एक तो बैंक चार्जेस इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि पैसा जो निकला है आपके बैंक अकाउंट से वो बैंक चार्जेस के नाम पे निकला है, और कहां से निकला है पैसा? बैंक से निकला है। ठीक है, तो दो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे यहां पे, एक तो बैंक चार्जेस का अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। ठीक है, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसका आपको बाद में पता लगता है कि ये हो गया है। आपके पास या तो मैसेज आएगा, या जब आप पासबुक प्रिंट करवाने जाओगे या अपना स्टेटमेंट देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा यार कुछ अमाउंट जो है वो मेरे पास से बैंक ने बैंक अकाउंट से निकाल लिया। ठीक है, तो एक तो बैंक चार्जेस अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, दूसरा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। क्लासिफाई करो, बैंक चार्जेस तो ऑब्वियसली बिजनेस का खर्चा है यार, तो इसको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में क्लासिफाई कर देंगे। बैंक अकाउंट बिजनेस का एसेट है, बैंक चार्जेस बढ़े हैं तो ये इंक्रीज हो जाएगा। एसेट, बैंक में से पैसा निकला है तो वो बैंक बैलेंस को कम करेगा, तो ये डिक्रीज हो गया। जब खर्चे बढ़ते हैं तब उनको डेबिट किया जाता है, और जब एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो इसको हम पोस्ट कर लेते हैं। ये हो गया 7 तारीख को था, 7 अप्रैल। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 5,000 के बैंक चार्जेस थे, बैंक चार्जेस
डिडक्टेड फ्रॉम बैंक, बस। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। अब देखो कई बार इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या सर? कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक आपके अकाउंट में कुछ पैसा डायरेक्टली डाल देता है। वो कैसे हो सकता है? मान लो आपका एक सेविंग अकाउंट है बैंक में। उस अकाउंट में आपने 10,000 रुपीज का बैलेंस हर महीने या पूरे महीने मेंटेन करके रखा है। तो बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट उस 10,000 रुपए पे कैलकुलेट करके महीने के आखिरी में आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, उसको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कहते हैं। तो इसमें देखो आपके पास कैश में पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बैंक आपके घर पे आके आपको कैश में पैसा देके जाएगा, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें इंवॉल्व हुई है सर? एक तो हमारे पास इंटरेस्ट का पैसा आया है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। दूसरा, पैसा आया कहां पे है? सीधा बैंक अकाउंट में आया है, तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड बिजनेस की रेवेन्यू है, तो वो रेवेन्यू इन गेन्स में क्लासिफाई हो जाएगा। बैंक अकाउंट में आया है, वो बिजनेस की एसेट है। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया क्योंकि इनकम बढ़ी है, हमारे पास रेवेन्यू बढ़ी है, और बैंक अकाउंट में पैसा आया है, मतलब एसेट भी बढ़ी है। जब भी रेवेन्यू एंड गेन्स बढ़ते हैं तब हम उनको क्रेडिट करते हैं, एसेट जब भी बढ़ती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड को हमें क्रेडिट करना है और बैंक अकाउंट को हमें डेबिट करना है, सिंपल। चलो इसकी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। ये हुआ है हमारे पास 10 तारीख को, 10 अप्रैल को हमारे पास बैंक में पैसा आया है, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। और क्यों आया है? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, चलो इसका अमाउंट लिख देंगे हम, 2,000 रुपए हमें मिला था, सिंपल। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन बैंक, सिंपल। ठीक है, इसी के साथ हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? दो चीजें समझ में आ रही होंगी सर, एक तो इंटरेस्ट की बात हो रही है और एक कैपिटल की बात हो रही है। तो कॉन्सेप्ट समझाता हूं सबसे पहले। तो जब भी एक ओनर, मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, मैं बिजनेस को बोलता हूं कि भाई ये फ्री में नहीं दे रहा हूं, इसके बदले मुझे कुछ इंटरेस्ट चाहिए। बिजनेस पूछेगा कि सर इंटरेस्ट क्यों? मैं बोलूंगा कि अगर मान ले मैं तुझे ये 1 लाख रुपए नहीं देता, तो बिजनेस को यानी कि तुझे बैंक से जाके ये 1 लाख रुपए लेके आने पड़ते, और बैंक फ्री में पैसा नहीं देगा, बैंक तो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो भाई जब तू उसको इंटरेस्ट दे सकता है, तो तू मुझे क्यों नहीं दे सकता इंटरेस्ट? मुझे भी अपने पैसे पे इंटरेस्ट चाहिए। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल तो वो अमाउंट होता है सर जो ओनर ने अपने बिजनेस में लगाया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? यानी कि उस कैपिटल के अमाउंट पे जो बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट देता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलो ड्राइंग्स के बारे में मैं आपको पहले बाद में समझाऊंगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट अलाउड बाय द बिजनेस ने दिया है, अलाउड मतलब दिया है, बाय द बिजनेस, किसको दिया है? प्रोपराइटर को दिया है, ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। ठीक है, प्रोपराइटर ने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है, ओनर ने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उस पे बिजनेस ओनर को कुछ रिटर्न दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो बिजनेस के लिए खर्चा है, क्यों? क्योंकि बिजनेस दे रहा है ओनर को। अब अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए तो आपको उस पैसे को कैपिटल में इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने 1 लाख रुपए वाला एग्जांपल दिया था, 1 लाख रुपए मैंने बिजनेस में डाले, इंटरेस्ट ऑन जैसे कैपिटल बढ़ी है बिजनेस में, उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो है ना, वो कैपिटल के अमाउंट को बढ़ाएगा। मान लो 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, तो अब जो ओनर की कैपिटल हो गई ना, वो 1 लाख प्लस 1,000, 1,01,000 रुपए हो जाएगी बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ये कह देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस ने ओनर को कैश में पे कर दिया, तो सिंपली आप कैपिटल को इन्वॉल्व नहीं करोगे, फिर आप कैश को इन्वॉल्व करके कैश के थ्रू पेमेंट कर दोगे ओनर को, सिंपल। ठीक है, बट इन सिंपल टर्म्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है बिजनेस एक्सपेंस, और ये कैपिटल को बढ़ाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए तो इसको आपको कैपिटल में एडजस्ट करना है, यानी कि कैपिटल का अमाउंट बढ़ा देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन अलग से कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पे कर दिया गया ओनर को इन कैश, तो फिर आप कैश को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है,
अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। देखो ओनर ने तो अपनी चालाकी दिखा ली, अब बात आती है बिजनेस की। बिजनेस बोलता है ठीक है यार, मैं आपको आपके लगाए हुए पैसे पर इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन उस अमाउंट का क्या जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से टाइम टू टाइम निकाल लेते हो। आपने कई बार बिजनेस की एसेट भी बिजनेस में से निकाली है अपने पर्सनल यूज के लिए, कई बार कैश बिजनेस में से निकाला है, कई बार बिजनेस का माल आपने बिजनेस से निकालकर अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया। अगर आप अपने लगाए हुए पैसे पर इंटरेस्ट चाहते हो तो मैं भी, आप जो टाइम टू टाइम अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेते हो, मैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बिजनेस। अब ये चार्ज कर रहा है टू द प्रोपराइटर फ्रॉम फॉर विड्रॉइंग मनी और गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, यही हमने बात करी थी अभी। ये बिजनेस के लिए एक इनकम है, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस को मिल रहा है और इससे कैपिटल डाउन होती है। ठीक है, अगेन बट अगर आपको बिजनेस में ये कह दे कि ओनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो अलग से कैश में पे कर दिया बिजनेस को, तो कैपिटल को इंपैक्ट नहीं करना, वो कैश में हमारे पास पैसा आ जाएगा, बट ऐसा होता बहुत कम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मोस्टली कैपिटल में ही एडजस्ट करने को बोलता है क्वेश्चन, और अगर कुछ ना भी बोले तो आपको कैपिटल में ही इंटरेस्ट करना है, कैपिटल में एडजस्ट करना है। ठीक है, चलो सिंपल टर्म्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है बिजनेस के लिए। चलो अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। 31 ऑफ मार्च 2026 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपए का प्रोपराइटर को ड्यू हो गया। तो देखो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, अभी हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट खुल जाएगा एक, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा है, और दूसरा कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है इसको, इसलिए कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ये बिजनेस का खर्चा है इसलिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। कैपिटल के लिए तो हमारे पास एक सेपरेट कैटेगरी अवेलेबल है। जैसे ही बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ता है तो वो इंक्रीज वाली कैटेगरी में आ जाएगा। कैपिटल भी इससे बढ़ रही है तो इसलिए यहां पे इंक्रीज आ जाएगा। एक्सपेंस बिजनेस में बढ़े तो आप उसको डेबिट करते हो, कैपिटल बढ़े तो आप उसको क्रेडिट करते हो। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। ठीक है, यहां पे मैंने आप लोगों के लिए नोट भी डाल दिया, वो आप आराम से पढ़ सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके हम एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। ओके, तो मुझे पेज चेंज करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ठीक है, डेट है हमारे पास 2026, यहां पे लिख देंगे, और यहां आ जाएगा 31 ऑफ मार्च। डेबिट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा ये 5,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ओनर। सिंपल। चलो जी, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कौन सा हमारा ट्रांजैक्शन होगा? दूसरा होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ये जस्ट उल्टा है, ये बिजनेस की इनकम है, रेवेन्यू एंड गेन्स में क्लासिफाई होता है, और अगेन कैपिटल इन्वॉल्व होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट खुल जाएगा, एक कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। ये बिजनेस की रेवेन्यू एंड गेन्स में क्लासिफाई होता है क्योंकि बिजनेस चार्ज कर रहा है, अपने पास ले रहा है कुछ पैसा, और कैपिटल अकाउंट जो है कैपिटल में क्लासिफाई होता ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रेवेन्यू बढ़ रही है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल इससे कम हो रही है क्योंकि हम कैपिटल में से पैसा निकाल के बिजनेस में ले रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ये ओनर की कैपिटल को कम करता है। जब भी रेवेन्यू एंड गेन्स इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करो, कैपिटल कम होती है तो आप उसको डेबिट करते हो। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। यहां पे मैंने नोट भी डाल दिया, आप इसको पढ़ सकते हो। हम चलते हैं एंट्री पोस्ट करने की तरफ। चलो जी, डेट है हमारी 31 ऑफ मार्च। यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हमें करना है डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ये है अमाउंट 2,000 रुपए। यहां पे आ जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, चलो जी, हमारा इसी के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ओपनिंग जर्नल एंट्री। बहुत सिंपल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो, मान लो 1 अप्रैल 2026 को एक बिजनेस स्टार्ट किया गया। मैं यहां पे लिख के समझाता हूं आपको। अब हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2026 को। इस डेट पे ना ही हमारे पास कोई एसेट है, ना ही हमारे पास कोई लाइबिलिटी है, ना ही हमारे पास कोई कैपिटल है, ना ही बिजनेस ने इस टाइम तक कुछ भी कमाया है या कुछ भी खर्च किया है। तो यहां पे हम खाली हाथ हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 यानी कि हमारा जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है बिजनेस का, उसमें उसने बहुत सारे फर्नीचर मशीनरी खरीदी अपने बिजनेस के यूज के लिए। ऑफिस चेयर, टेबल, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह बहुत सारी चीजें खरीदी। उसने उधारी में माल खरीदा जिसका उसे पेमेंट करना बाकी है। उसने उधारी में माल बेचा भी है जिसका उससे पेमेंट मिलना बाकी है। बिजनेसमैन ने, ओनर ने अपने बिजनेस में कैपिटल भी बहुत सारी लगाई और बहुत सारी रेवेन्यू अर्न करी, बहुत सारा खर्चा भी किया। ये सभी ट्रांजैक्शंस आपने अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। 31 मार्च 2027 को साल खत्म हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर कब से स्टार्ट होगा? 01/04/2027 यानी 1 अप्रैल 2027। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे है, क्या आप यहां पे खाली हाथ से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो? एक साल पहले 1 अप्रैल 2026 को आप खाली हाथ थे, लेकिन यार इस डेट पे आपके पास बहुत सारे एसेट्स पड़े हैं जिसका क्लोजिंग बैलेंस आपको ओपनिंग बैलेंस की तरह लेके जाना है नए साल में। यहां से यहां लेके जाना है। आपको बहुत सारे लोगों से पैसा भी लेना है। ऐसा तो नहीं है ना कि साल खत्म हो गया तो आप अपने पैसे को भूल जाओगे, नहीं ना, पैसा तो फिर भी लेना होगा ना। तो उन डेटर्स के बैलेंस को भी हमें क्लोजिंग ईयर से ओपनिंग ईयर में लेके जाना होगा। आपको बहुत सारे लोगों को पैसा देना भी है, यानी कि वो क्रेडिटर्स हैं आपके बिजनेस के। ऐसा नहीं है ना कि आप ये बोलो कि यार अब तो साल गया, बात गई, मैं नहीं देने वाला पैसा। ऐसा नहीं है, पैसा आपको स्टिल देना पड़ेगा। तो आपको उन क्रेडिटर्स के बैलेंस को भी, लाइबिलिटी के बैलेंस को भी आपको यहां से यहां पे लेके जाना है। ओनर ने भी जो बिजनेस में कैपिटल डाली है वो बोलेगा कि बॉस ऐसा थोड़ी है कि साल चेंज हो गया तो मैं अपनी कैपिटल को भूल जाऊंगा। कैपिटल स्टिल इन्वेस्टेड है बिजनेस में, तो उसके भी क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में यहां पे लेके जाना है, ठीक है। यही सब चीजें क्लोजिंग ईयर से ओपनिंग ईयर में लेके जाने के लिए एक ओपनिंग जर्नल एंट्री पास की जाती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसको कहा जाता है ओपनिंग जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और इसमें सिंपल है, इसमें लॉजिक सिंपल है। आप ऐसे ट्रीट करो जैसे आपके बिजनेस में एसेट्स बढ़ रही हैं और लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। आप ये मानो कि आप पिछले साल से जो ट्रांसफर करके नए साल में लेके आ रहे हो, उससे आपके बिजनेस में फ्रेश एसेट्स आ रही हैं, फ्रेश लाइबिलिटी आ रही है। तो जब भी बिजनेस में एसेट आती है यानी एसेट का बैलेंस बढ़ता है तो उनको हम डेबिट करते हैं। जब भी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज आती हैं, लाइबिलिटीज का बैलेंस बढ़ता है तो अब उनको क्रेडिट करते हैं। कैपिटल के साथ भी ऐसा ही है। कैपिटल जब बिजनेस में नहीं आती है, बढ़ती है, तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। रूल्स वही अप्लाई होंगे। आपको ऐसे मानना है कि पुराने साल से नए साल में एसेट्स आ रही है, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज बिजनेस में बढ़ रही हैं, तो बढ़ने पर जो ट्रीटमेंट आप करते हो वही करके चलना है, ठीक है। चलो, ओपनिंग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स ओनली ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। एक तो देखो, इसमें आपका एक डाउट होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चलो एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस हम एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल का लेके आते हैं, ठीक है। While passing the opening journal entry, opening balances are treated as fresh increases in the new financial year. एसेट अगर लेके आ रहे हो तो ये मान के चलो कि एसेट बिजनेस में बढ़ रही हैं, इसीलिए उनको डेबिट कर दो। लाइबिलिटीज लेके आ रहे हो, मान लो क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कैपिटल से ये सब लेके आ रहे हो, तो ये मान के चलो कि ये बिजनेस में बढ़ रही हैं और इनके बढ़ने पर हम इनको क्रेडिट करते हैं। मॉडर्न रूल्स आर अप्लाइड एज फॉलोज। कौन कौन से रूल्स हैं? एसेट बढ़ती है तो डेबिट, लाइबिलिटीज बढ़ती है क्रेडिट, कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट। क्वेश्चन ये है, जो मैं यहां की बात कर रहा था ना, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने ये तीन तो ले आए, तो यानी कि ये एसेट आ गई, लाइबिलिटीज आ गई, कैपिटल आ गई। 5 टोटल क्लासिफिकेशन होते हैं मॉडर्न अप्रोच में, उसमें से 3 तो आ गए। यानी बट इसका क्या हुआ, एक्सपेंसेस का क्या हुआ, रेवेन्यूज का क्या हुआ?
ये समझना बहुत जरूरी है। और देखो मैं आपको वापस अब एक चैप्टर में लेके जाता हूं जो हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से। उसमें क्या करते थे, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, उसमें भी तो तीन ही होते हैं। और वहां एक्सप्लेन करते टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो है वो कैपिटल में एडजस्ट हो जाते हैं। इसलिए जब आप पुराने ईयर में अपने सभी खर्चों को और अपनी सभी रेवेन्यू इनकम्स को कैपिटल में एडजस्ट कर दोगे, वो कैपिटल का एडजस्टेड बैलेंस ही नए साल में ओपनिंग एंट्री के थ्रू आएगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली अल्टीमेटली अगर देखा जाए ना, तो हम सभी अकाउंट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। हाँ, इसके साथ हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को भी क्लासिफाई कर रहे हैं, बट वो सेपरेटली क्लासिफाई ट्रांसफर नहीं होते, वो कैपिटल में ऐड या लेस होके अगले साल में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपको एसेट और लाइबिलिटीज का टोटल दे देगा, कैपिटल का टोटल देगा ही नहीं, वो आपको बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकालना होता है कैलकुलेट करके। समटाइम्स the question may not provide complete information. In such cases, the missing amount can be found using the accounting equation, जो कि है हमारी asset is equals to liabilities plus capital. अगर आपको asset का बैलेंस दे दिया, liabilities का बैलेंस दे दिया, तो आप कैपिटल इजीली निकाल सकते हो, राइट? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये किया था। अब उसको जर्नल एंट्री में दिखाना है हमें। चलो अब जर्नल एंट्री कर लेते हैं इसकी। एक ही एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ओपनिंग जर्नल एंट्रीज का। इसमें देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये सभी ट्रांजैक्शन सॉरी एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंसेस दिए गए हैं। हमें बोला है कैश हमारे पास इतना है, बैंक हमारे पास इतना है, स्टॉक हमारे पास इतना पड़ा है, ऑफिस की एक कार है वो इतने अमाउंट की है, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, लोन भी है और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है। मतलब एसेट और लाइबिलिटीज दे दी, कैपिटल का बैलेंस उसने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे 2026-27 स्टार्ट कौन सी डेट से होता है, 1 अप्रैल 2026 से। तो हम सबसे पहले ही दिन ये वाली एंट्री डालेंगे, क्योंकि ये नाम ही है इसका ओपनिंग एंट्री। हम साल की ओपनिंग ही इस एंट्री के साथ करेंगे। ठीक है, हम क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा अकाउंट है। अब देखो कैश इन हैंड दे रखा है, हम यहां पे अकाउंट खोलेंगे, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। और क्या दे रखा है, कैश एट बैंक, तो यहां पे हम एक और अकाउंट खोलेंगे, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। इनके सामने अमाउंट भी लिख देंगे साथ के साथ, 9,000 रुपीज कैश था। अब देखो मैं डेबिट क्यों कर रहा हूं, मैंने क्या बोला था कि आप ये मान के चलो कि ये फ्रेश चीज आई है बिजनेस के अंदर। जब भी कैश बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, मतलब एसेट बढ़ रही है, तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हम यहां पे इसको डेबिट कर रहे हैं। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक भी देखो बिजनेस का एसेट ही होता है, तो यहां पे आ जाएगा स्टॉक इन हैंड अकाउंट, इसको भी हम डेबिट कर देंगे, अमाउंट आएगा 12,000 रुपए। ऑफिस कार, ठीक है जी, ऑफिस कार अकाउंट डेबिट, ये आ जाएगा 48,000 रुपए। फर्नीचर भी एसेट ही है बिजनेस का, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 21,000 रुपए। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, तो हम यहां पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितना है, 40,000 रुपीज। अब आ गए हमारे पास लोन। लोन होता है बिजनेस की लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जब बढ़ती हैं बिजनेस में तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा लोन अकाउंट 35,000 रुपीज, क्रेडिट वाले अमाउंट में इसका टोटल लिख देंगे। और 2 आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ये कितना है, 8,000 रुपीज। क्रेडिटर्स भी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, जब बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। जर्नल एंट्री में हमने क्या सीखा है कि एक एंट्री का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होता है। लेकिन यहां पे एक बार हम टोटल करते हैं, देखो यहां पे क्या है, 9,000, 27,000, ये हो गया 36, 36 प्लस 12 48, 40 एंड 48 96, 97, 107, 117 एंड 40, इसका तो टोटल आ गया 157। दोबारा लिख देता हूं, सो डेबिट आ गया 157,000 रुपीज, 1,57,000 रुपीज, और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो आ गया 43,000 रुपीज। ये तो बराबर नहीं हुआ,
तो बराबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कैपिटल का अमाउंट आपको अलग से इस एग्जांपल में नहीं दे रखा, वो आपको कैलकुलेट करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम फॉलो करें तो एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। एसेट हमारे पास आ गया 1,57,000 रुपीज, लाइबिलिटीज आ गया हमारे पास 43,000 रुपीज। तो कैपिटल का बैलेंस हमें निकालना मुश्किल नहीं है, इसको हम फटाफट एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। 1,14,000 रुपीज, ठीक है। तो यहां पे अब हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, यहां पे आ जाएगा 1,14,000 रुपीज। यहां पे हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, जस्ट टू शो कि ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है। इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस कैरिड फॉरवर्ड। यही क्या हमने पिछले साल से हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं अपने इस साल में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ओपनिंग एंट्री। सिंपल चीज है, एसेट बढ़ रहे हैं, आपको यही एज्यूम करना है कि एसेट बिजनेस में बढ़ रहे हैं, बढ़ने पर डेबिट करते हैं। लाइबिलिटीज बिजनेस में कम हो रही हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। और अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करके हम उस अननोन बैलेंस को या मिसिंग बैलेंस को अकाउंट फॉर कर देंगे, ठीक है। और हमने नरेशन पास कर दी। डेबिट क्रेडिट का बैलेंस हमेशा बराबर होगा जर्नल एंट्री में, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ओपनिंग बैलेंस वाला, ओपनिंग जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक ऑफ द जर्नल चैप्टर है यार। इसमें हम क्या कर रहे हैं, टोटल करते हैं। टोटल किसका, देखो टोटल करने के लिए दो ही कॉलम्स हैं, एक तो डेबिट साइड का, एक क्रेडिट साइड का, जिसको हम कास्टिंग करना भी कहते हैं, और कैरी फॉरवर्ड। ये क्यों किया जाता है सर, ये बताओ पहले तो। देखो यार, एक बिजनेस में आपने एक बुक बनाई, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक बिजनेस में हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं यार, तो वो एक ही पेज पे तो आने से रहे। तो जब भी एक से दूसरे पेज पे आपको जाना होता है ना, तो आप क्या करते हो, आप एक फर्स्ट पेज के नीचे दोनों कॉलम्स को टोटल करोगे, जिसको हम टोटलिंग या कास्टिंग कहते हैं, और उस टोटल को अगले पेज पे लेके जाओगे, ठीक है। उसका मैं फॉर्मेट समझाता हूं पहले, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूं। हाँ जी, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये एक जर्नल बुक है जिसमें 2 पेजेस हैं, ठीक है। हमने बहुत सारी एंट्रीज कर ली, 1 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक। बुक का पेज खत्म हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल लगाएंगे डेबिट और क्रेडिट का। और देखो, हमने जो भी एंट्री पोस्ट करी है उसका डेबिट साइड उसकी क्रेडिट साइड के बराबर होता है। तो ये जो टोटल है ना, वो भी हमेशा दोनों साइड का बराबर आएगा। अगर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ गलती हो गई है किसी एंट्री को पोस्ट करने में, ठीक है। ये टोटल हमने यहां पे लगाया, और उसके नीचे हम एक लाइन में इस बैलेंस को अगले पेज पे लेके जाते हैं, जिसको बोलते हैं कैरीड फॉरवर्ड। कैरीड फॉरवर्ड ही हो रहा है ना, आप इसको लेके अगले पेज पे लेके जा रहे हो, ठीक है। तो इसे एक प्रोसेस, मतलब इसी प्रोसेस को हम टोटलिंग या कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड कहा जाता है। हम पहले टोटल लगाएंगे सेम पेज का, उसके नीचे लिखेंगे कैरीड फॉरवर्ड, और फिर अगले पेज पे लेके जाएंगे और वहां आ जाएगा ब्रॉट फॉरवर्ड, क्योंकि ये लाया गया है पिछले पेज से। तो ये लिखा जाता है एक तो कैरीड फॉरवर्ड, और दूसरा लिखा जाता है ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। सेम बैलेंस यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस बैलेंस को बाकी की जर्नल एंट्रीज के साथ टोटल करके यहां पे टोटल करेंगे। फिर कैरीड फॉरवर्ड लिखा जाएगा, 1,85,000 को अपने नेक्स्ट पेज पे लेके जाया जाएगा। सिंपल है। इस प्रोसेस को कहा जाता है, अब एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं यार, इसको भी एक बार कर ही लेते हैं। टोटलिंग कास्टिंग, व्हेन वन पेज ऑफ द जर्नल इज कंप्लीटली फिल्ड, भर गया, वी एड द टोटल ऑफ द डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम्स, ठीक है। वही हमने पढ़ा। दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द टोटल इज कॉल्ड टोटलिंग, और कास्टिंग बोल दिया जाता है इसको। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड हमेशा बराबर होंगी, नहीं हो रही है तो आप लोगों से कुछ गलती हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम जो टोटल बैलेंस है ना, दोनों ही साइड के टोटल बैलेंस को, उसको कैरी करके लेके जाते हैं अगले पेज पर, ठीक है। उसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। आफ्टर फाइंडिंग द टोटल्स, वी राइट द सेम टोटल्स एट द बॉटम ऑफ द पेज एज कैरीड फॉरवर्ड, कि ये ले जाया गया है। These totals are then written at the top of the next page as brought forward, कि ये लाया गया है, ठीक है। बस वर्ड्स याद रख लेना, और वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लिटरल मीनिंग भी इनका यही है यार। कैरीड फॉरवर्ड मतलब ले जाया गया, ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब लाया गया, ठीक है। बिफोर रिकॉर्डिंग फर्दर एंट्रीज। और ये कब किया जाता है, जब
एक पेज फुल हो जाता है, हम दूसरे पेज पे ये एंट्री ब्रॉड फॉरवर्ड लिख देते हैं, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लिख देते हैं। ठीक है, इतना ही था इस प्रोसेस में और इतना ही था इस चैप्टर में। आई नो चार पार्ट्स में कंप्लीट किया है, पर इट वाज वर्थ डूइंग इट इन 4 चैप्टर्स। सोचो अगर मैंने यही सब आपको एक ही शॉट में पढ़ा दिया होता, आप क्रैश कर जाते। ठीक है, जो मैं नहीं चाहता। इसी के साथ हमारा जर्नल चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है हमने, क्योंकि जर्नल चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में और आगे के चैप्टर्स के लिए भी। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेजर चैप्टर। बहुत आसान चैप्टर, अगर आपको जर्नल आसानी से जर्नल अच्छे से समझ में आ गया है तो लेजर चैप्टर में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे जरूरी बात, प्रैक्टिस जरूर करना यार, सिर्फ वीडियो को देखने से काम नहीं बनने वाला। जब तक आप लिख के खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी रह जाएगी। ठीक है, तो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।